यस वी आर लाइव नाउ। चलिए, गायत्री महामंत्र के साथ हम लोग कक्षा आज की प्रारंभ करते हैं। क्लास के लिए तैयार हो जाए अपने। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, क्लास प्रारंभ की जा रही है। आप सभी लोग अपना अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए। जी। ब्लड हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ब्लड के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जो आपकी कक्षाएं हैं सैटरडे संडे, चाइनीज एक्यूप्रेशर और ह्यूमन एनाटॉमी दोनों ही चलनी है। ऐसा किया जा रहा है कि आज सैटरडे वाले दिन हम लोग एक साथ ज्यादा समय ह्यूमन एनाटॉमी को दे लेते हैं और संडे को फिर ज्यादा समय चाइनीज एक्यूप्रेशर को एक साथ दे लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, ब्लड के ऊपर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। ब्लड के ऊपर एक बार हम जानते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। चलिए, सांगस माधवी, माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। सांगस माधवी जी, क्लास में है माधवी जी? नरेंद्र राजपूत, नरेंद्र जी क्लास में है आप? यस सर। प्लीज। नरेंद्र जी, क्लास के बारे में, ब्लड के बारे में आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा बताइए जरा। ब्लड के बारे में हाँ जी। हाँ जी। अरे थोड़ा सा आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, वरना फिर बाद में क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कि एक आध बच्चे ऐसे निकलेंगे अभी कि वो पढ़ते तो है नहीं, है ना। अब जैसे आप तो बाकी जो क्लासेस में आते हैं एटलीस्ट कम से कम आते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जो लोग क्लास में आते नहीं है, फिर ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं, हमने कुछ पढ़ा नहीं, और बस हो गई क्लास खत्म, है ना। एटलीस्ट आप कम से कम क्लासेस में जुड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्लासेस में आपका रोल थोड़ा सा होना चाहिए कि हम थोड़ा सा पढ़े। माधवी सांगर्स। शारदा त्रिपाठी, शारदा त्रिपाठी जी, माइक ऑन कीजिए, बताइए जरा आपने क्या पढ़ा ब्लड के बारे में। जी सर। ब्लड के बारे में बताइए आपने क्या पढ़ा है। नेटवर्क क्या इशू हो रहा है?
सर वॉइस नहीं आ रही मुझे। ब्लड ब्लड ब्लड। सर लास्ट टाइम हमने ब्लड का बताया था तो उसी के बारे में पढ़ा था कि जी जी ये जी। एक, हाँ, हाँ, कि ये एक तरल संयोजकी तत्व है और इसमें प्लाज्मा और इसमें जो ये है कणिकाओं के थ्रू बनता है। एंड इसका जो एक्चुअली जीवित कणिकाएं होती हैं जिसमें कि स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन जो है वो इसमें बेसिकली विशेष सहयोग करती है इसको बनाने में। एंड इसको ऑक्सीजन जो है वो फेफड़े देते हैं। एंड देन एक और चीज था, हार्ट। हाँ, हार्ट जो है वो इसे एक्चुअली इसको जो बहाव होता है उसके लिए प्रेशर देता है, लाइक बल देता है। और इसके इसको दो लाइक जो ब्लड है वो सस्पेंडेड 2 पार्ट्स में है। एक है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में आता है वो 55 से 58% होता है। और जो रक्त कणिकाएं हैं वो कितना परसेंट था, आई थिंक परसेंट 40 to 45 के अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज में होती हैं। एंड कणिकाएं जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एंड प्लाज्मा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जल एंड ठोस तत्व। ठीक है। माधवी जी फ्रॉम मुंबई। Sir, it is completely Hello. disturbed. I can hear. इट्स ओके। सर मैं बस में हूँ, बस में आवाज नहीं आ रहा है, देखो अच्छा अच्छा अच्छा, आप मैं अभी ट्रैवलिंग हरिद्वार कर आ रही रही हूँ। हैं? आप हरिद्वार आ रही हैं बस से? चलिए शुभकामनाएं। आइए आइए आइए, यहाँ आने के बाद कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से मिलेंगे। ब्लड एक जीवित संयोजित, ब्लड एक तरल चलिए। संयोजित तत्व है, ये आ, होना चाहिए। एक क्लास जरा आपके ब्लड के ऊपर हो जाए जरा आज। ब्लड ट्यूटोरियल। अब बने रहिए जरा, आपकी एक क्लास हम ब्लड के ऊपर कराते हैं जरा। ह्यूमन ब्लड। मैंने इसको लिखा भी था अच्छे से। अभी जरा आज ब्लड के ऊपर हम अभी क्लास करा रहे हैं, आप लोग बने रहिए जरा क्लास में। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। जरा वीडियो ऑन करना जरा वो वाली। हाँ। ब्लड एंड कंपोनेंट। सॉरी। हेलो इन क्लासेस से बताइएगा। प्रोटेक्टिव एंड प्रेजेंट चैट जीपीटी। जय हिंद। आइए आज देखते हैं तरल वसा फैटी सी होते हैं रेड रक्त हमारे पूरे शरीर में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासिफिकेशन। होता क्या है ये चलिए, थोड़ा सा क्लास है। इस क्लास में हम जरा एक बार ब्लड को, शारदा त्रिपाठी जी, ठीक है, शारदा जी थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं ना वहां पर इंटरनेट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। वहां पर इंटरनेट। तो ब्लड वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा हम एक दो वीडियोस देखते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट की वीडियो है ना। चैप्टर हमने पढ़ लिया, कुछ पार्ट हमने चैप्टर का पढ़ा, और कुछ पार्ट हम और पढ़ेंगे। तो कुछ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि कुछ ऑथेंटिक पहले की वीडियोस बनी हुई है ना, उन 2 वीडियोस के थ्रू हम एक बार जरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियोस बताई जा रही हैं इनको जरा एक बार हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे।
ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हर रक्त हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक। यही आंतों से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके पूरे शरीर भर में पहुंचाता है और ये पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखता है। रक्त का हमारे शरीर में बहुत सारा फंक्शन है, इसीलिए इसके बहुत सारे फंक्शंस की ना बात करते हुए प्रयास करते हैं ये जानने का कि आखिर हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता कैसे है। देखिए, ये लाल रंग जैसा दिखने वाला रक्त 4 मुख्य तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये तीनों WBC, RBC और प्लेटलेट्स जिस लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं उसे कहते हैं हमारे ब्लड का प्लाज्मा। आप एक बार दोबारा से देखिए जरा, ये तीनों ही पार्ट उसमें लिखे हुए हैं जो हम बुक के अंदर पढ़ रहे थे। तो जी 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 अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स जिस लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं उसे कहते हैं हमारे ब्लड का प्लाज्मा, जिसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जब आप कभी किसी ब्लड सैंपल को एक ट्यूब में रखकर उसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से होकर गुजारेंगे तो हमारे ब्लड का RBC ट्यूब में नीचे की ओर बैठ जाता है और इसके बीच वाले पार्ट में WBC और प्लेटलेट्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं। और सबसे ऊपर ये जो हल्के पीले रंग का लिक्विड हमें दिख रहा है, यही होता है हमारे ब्लड का प्लाज्मा, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। चलिए आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि हमारे ब्लड में इस प्लाज्मा आज के टाइम में ये हटाते हैं जरा, एक मिनट। निर्माण कैसे होता है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है यानी H2O और 10% में ये आयंस, गैसेस, हार्मोन्स और सबसे जरूरी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जिसमें से 9% तो केवल प्रोटीन ही होता है इसमें। और ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक होता है एल्ब्यूमिन, जिसका निर्माण हमारे लिवर में होता है और ये हमारे ब्लड में रिलीज होने वाले हार्मोन और विटामिन जैसे चीजों को कैरी करने का काम करता है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, जिसका काम हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम में इन प्रोटीन का उपयोग सबसे ज्यादा होता है और इनका निर्माण भी लिवर में ही होता है। और तीसरा होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। जब कहीं पर भी हमारी स्किन कट जाती है, वहां से खून बहने लगता है, तो यही फाइब्रिनोजेन वहां पर फाइब्रिन्स छोड़कर प्लेटलेट्स के साथ जुड़कर वहां पर प्लेटलेट प्लग का निर्माण करता है। ये भी लिवर में ही बनता है। देखिए, बाकी के 3 सेल्स जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इसके निर्माण के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें आना होगा अपने हड्डियों की तरफ, क्योंकि हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है उसी से ही तीनों सेल्स का निर्माण भी होता है, खासतौर पर हमारे लॉन्ग बोन्स में पाई जाने वाली बोन मैरो में। देखिए, हमारे ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं जैसे जांघों की हड्डियां, ये सब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनमें बोन मैरो भी 2 भागों में बट जाता है। जब हम सब बच्चे रहते हैं तब तक तो हमारे हड्डियों के अंदर पाए जाने वाली बोन मैरो रेड बोन मैरो ही होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये रेड बोन मैरो किनारे की ओर खिसकती जाती है और इसके बीच में येलो बोन मैरो आ जाता है, जो कि मेनली फैट को स्टोर करता है और कार्टिलेज जैसे टिश्यू को बनाने में मदद करता है। देखिए, हमारे रेड बोन मैरो में एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं हिमेटोपायोटिक स्टेम सेल या हीमोसाइटोब्लास्ट। ये एक स्टेम सेल होती है जो कि खुद को रेप्लिकेट भी कर सकती है और साथ ही साथ दूसरे सेल में डिफरेंशिएट भी हो सकती है। देखिए, ये मल्टीपोटेंट हीमोसाइटोब्लास्ट 2 सेल में डिफरेंशिएट होती है। एक होता है ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और दूसरा होता है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल। देखिए, ये जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल होता है यही आपस में डिफरेंशिएट होते होते रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में बदल जाते हैं। लेकिन कैसे? जब ये माइलॉइड सेल खुद को डिफरेंशिएट कर देता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, तब ये खुद को बदलते बदलते एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स में बदलकर
ब्लड में ही मिल जाता है, यानी ब्लड स्ट्रीम में ही जाकर मिल जाता है। ठीक उसी तरह अगर ये माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल खुद को मेगा कैरियोब्लास्ट में बदल लेता है तो ये खुद को बदलते बदलते अंत में थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स में बदल देता है और ब्लड स्ट्रीम में ही जाके मिल जाता है। देखिए, आप बहुत ही आसान भाषा में ये जान चुके होंगे कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं और कहां पर बनते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं और असल में व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड में कितने फॉर्म में मौजूद रहते हैं। देखिए, जब ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल खुद को डिफरेंशिएट करते हुए मायोब्लास्ट सेल में बदल जाता है तो ये खुद को व्हाइट ब्लड सेल्स के 4 रूपों में बदल पाने के लिए तैयार कर पाता है। देखिए कैसे। जब ये मायोब्लास्ट सेल खुद को बी प्रो मायोब्लास्ट में बदलता है तब ये खुद को बेजोफिल्स में बदल पाता है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार है। बेजोफिल का काम क्या होता है? ये मेनली शरीर में एलर्जेंस को रिलीज करता है जैसे हिस्टामिन, और कुछ अर्ली कैंसर सेल्स को और पैरासाइट फंगी जैसे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, फिर जब यही मायोब्लास्ट सेल खुद को एन प्रो मायोब्लास्ट सेल में डेवलप कर लेता है तब यही सेल खुद को बदलते बदलते इन सभी प्रोसेस से होते हुए न्यूट्रोफिल में बदल पाता है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार होता है। ये किसी भी बाहरी पैथोजन को डिटेक्ट करके उन्हें या तो मार देता है या तो उन्हें डिसेबल कर देता है। देखिए, फिर यही मायोब्लास्ट सेल खुद को ई प्रो मायोब्लास्ट सेल में डेवलप कर लेता है, यानी डिफरेंशिएट कर लेता है, और खुद में विकास करते करते ये इयोजिनोफिल्स में बदल जाता है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का तीसरा प्रकार है। ये इन्फेक्शन वाले रीजन में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और व्हाइट ब्लड सेल का चौथा प्रकार मोनोसाइट तब बनता है जब यही मायोब्लास्ट सेल मोनोब्लास्ट में बदल जाता है और टिश्यूज में पहुंचते ही ये मोनोसाइट मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल में बदल जाता है। मोनोसाइट अदर व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है डैमेज्ड और डेड सेल को खत्म करने के लिए या किसी भी कैंसर सेल को हटाने के लिए। वही जब ये मैक्रोफेज में बदल जाता है तो ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को एनगल्फ करने का काम करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और डेंड्रिटिक सेल का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी बहुत ही खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया से एंटीजन को डिटेक्ट करके उसी के अनुसार टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण करवाने में मदद करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे रेड बोन मैरो में पाए जाने वाले हीमोसाइटोब्लास्ट के दूसरे प्रोजेनिटर सेल, जिसे कहते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। ये खुद को पहले बदलता है लिम्फोब्लास्ट सेल में, उसके बाद ये खुद में फर्दर चेंजेस लाते हुए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, जो कि हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इन्हीं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में भी होता है। देखिए, हमारे शरीर के लॉन्ग बोन्स में पाए जाने वाले रेड बोन मैरो से बनने वाले इन ब्लड सेल्स के प्रोसेस को हेमेटोपायोसिस कहा जाता है। और ये सभी सेल जो इस प्रोसेस में बनते हैं ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाकर ही मिल जाते हैं। और शरीर की जरूरत के अनुसार इन सेल के फॉर्मेशन में रेगुलेशन भी होता है, जो कि शरीर खुद ही अपने एनवायरनमेंट के अनुसार करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही छोटे से वीडियो में इतना बड़ा टॉपिक में आसान से आसान शब्दों में समझा पाने में सक्षम। चलें, इन्होंने दो बहुत ही बेहतर बार बार जो टॉपिक के नाम लिए थे, वो जो ब्लड सेल्स के अंदर तीनों ही आइदर व्हाइट ब्लड सेल की बात हो रही हो, आइदर रेड ब्लड सेल की बात हो रही हो, आइदर प्लेटलेट्स की बात हो रही हो। और जब आप थोड़ा सा पेज नंबर यहां पर आएंगे 21 के अप्रॉक्सीमेट, है ना, 21 और 24, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को सॉरी एक छोटी सी आपकी वीडियो के अंदर उन्होंने कंफर्म करके शॉर्टेस्ट टर्म के अंदर डिस्क्राइब किया बेहतर रूप से। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ब्लड के बारे में, जो एग्जैक्टली जिस टॉपिक की या जिस पॉइंट की हमें जनरल वे में आवश्यकता है या हमें पता होना चाहिए, वो हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, उसके साथ एक आज का वीडियो भी देखा। ये वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को एक बार शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो और है जिसके अंदर हमें वो बताने का काम कर रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी,
ठीक है। ये ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है? हम्म संभव नहीं है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स पहले से ही डर जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। छोटा सा पॉइंट, हम छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वीडियो देखना नहीं है। मेन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि इस वीडियो से हम थोड़ा सा कंटेंट सीखें, समझ पाए। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। और ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है ये हम जानेंगे। किस किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हमारा टॉपिक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम कार्डियक मीन्स हार्ट, वैस्कुलर माने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको, आपने अभी तक नहीं देखे तो, बाय द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं 3, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को अपने अंदर से गुजरने देना, बहने देना ही क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का हमारे पूरे शरीर में, शरीर के अंगों तक पहुंचना, यह कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन। और इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में देना और हार्ट से वापस बॉडी में ऑक्सीजनेट होकर के पहुंच जाना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी रेस्पिरेटरी गैसेस और एसेंशियल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन से न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस और एसेंशियल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। याद रहेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ऐसा एक सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड को फैलाया जाता है, ब्लड को पहुंचाया जाता है, जिससे ब्लड पूरी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की हर सेल की रिक्वायरमेंट, चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे रेस्पिरेटरी गैसेस की हो, उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन कितने होते हैं और क्या होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन दो। नॉर्मल साइड फोटो चाहिए आपका, सॉरी आपका फोटो नहीं चाहिए, इन द सेंस कि जो क्या नाम है, एक वो आता है ना जीपीएस ट्रैकर वाला फोटो, क्या बोलते हैं उसे? दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, याद करिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो एक एक करके अब इन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। तो आप एक तरफ डायग्राम देख रहे होंगे और एक तरफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में मैंने आपको लिखाया है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और हार्ट तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? हार्ट तक। और फिर हार्ट उसे पंप कर देता है पूरी बॉडी में फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। याद रखना, आने वाला जो ब्लड है वो तो होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन हार्ट जो फेंकता है, जो ले जाता है या छोड़ता है, वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगली लाइन आपके सामने लिखी हुई है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इस लाइन का मतलब है कि हमेशा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट जब भी पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से, बॉडी की तरफ आएगा, हार्ट से निकलेगा, बॉडी की तरफ आएगा। याद रहेगा। ठीक है, आप साइड में डायग्राम देख सकते हैं। मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, किस तरीके से हार्ट अटैच है, हार्ट से ब्लड वेसल्स अटैच हैं, किस तरीके से बॉडी से बार बार में ब्लड आता रहता है और बॉडी में ही जाता रहता है। ठीक है, फ्लो चार्ट की मदद से, जो आपको मेरे चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट की मदद से हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो नीले कलर से मैंने ब्लू कलर से जो एरो दिखाए हैं वो शो कराया है मैंने आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना IVC एंड SVC, जिसका मतलब होता है इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। तो इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा दोनों ही लार्जेस्ट वेन्स हैं, उन वेन से पूरी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके लाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर वह ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ छोड़ दिया जाता है? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में। हार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही, सारे चैम्बर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। तो राइट एट्रियम राइट साइड में ऊपर की तरफ पाए जाने वाला चैम्बर है हार्ट का। तो इंफीरियर सुपीरियर वीना कावा उसे ड्रेन कहाँ करती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद में ब्लड जाता है डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में। तो वहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, याद रखिएगा, राइट साइड में होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो यहाँ तक का जो सर्कुलेशन था वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। यहाँ तक कैसा ब्लड रहा? डीऑक्सीजनेटेड। क्योंकि लंग्स के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो वो लंग्स उसे प्यूरिफाई कर देते हैं, ऑक्सीजनेट कर देते हैं। तो लंग्स से बाद का जो सिस्टम होगा, सर्कुलेशन होगा, वो पूरा ऑक्सीजनेटेड होगा, जो कि मैंने आपको रेड कलर से दिखाया है। तो लंग्स से ब्लड निकल करके पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाय द बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है। उसके बाद में जाता है ये आयोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आयोटा में, जो कि ग्रेट ब्लड वेसल कही जाती है, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कही जाती है, वहाँ जाता है। आयोटा से पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, इस तरीके से सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बॉडी का अगला सर्कुलेशन, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा सर्कुलेशन जो लंग्स से संबंधित हो, क्योंकि पल्मोन्स को मेडिकल में हम लंग्स, यानी लंग्स को ही पल्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेट फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। ब्लड कहाँ से आया? हार्ट से आया लंग्स में, और लंग्स से वापस कर दिया गया हार्ट में ऑक्सीजनेट करके। ठीक है, और इसमें ट्रांसपोर्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है ऑक्सीजनेट करने के लिए, याद रहेगा। चलिए अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक का होता है। वैसे हम ये सिस्टेमिक में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार इसे नज़र मारिए, इसको याद रखिए। राइट वेंट्रिकल से, सबसे पहले ध्यान रखना, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। कहाँ जाता है? पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स इसे प्योर कर देते हैं, इसमें ऑक्सीजन घोल देते हैं, माने ऑक्सीजनेट कर देते हैं। ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ पता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर उसको एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे लेफ्ट एट्रियम में आया? तो ये पूरा जो रास्ता है, ये रास्ता पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। इस पूरे रास्ते को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फीडबैक दें अपना। चलिए कुछ चीजें हमने इस 2 वीडियोस के माध्यम से हमने देखा यहाँ पर, है ना। उद्देश्य हमारा एनाटॉमी वाले सब्जेक्ट में कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं हमें साथ साथ में अपडेशंस वाले टॉपिक हमें आवश्यक होते हैं पढ़ना।
तो वो हमने इन 2 वीडियो के थ्रू, ये ऑथेंटिक वीडियो रही है, इन 2 वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। ठीक है। और इनके अलावा जब अब ब्लड से रिलेटेड जरा 2-3 पॉइंट्स आप लोग लिखिए जरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये आप लोगों के उसके काम आएंगे, एग्जाम और वाइवा के लिए काम आएंगे। ठीक है। 2-3 प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि व्हाट इज ब्लड, एंड सिर्फ इतना ही बनेगा पहले, व्हाट इज ब्लड। अब पहली वाली वीडियो थोड़ा ज्यादा हमें अच्छी लगी और उन्होंने हमें यही बताया शॉर्ट में कि भैया ब्लड के अंदर 2-3 चीजें हमें बहुत आसानी से दिखाई दे जाती हैं। सबसे पहले नीचे क्या दिखाई देता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के जस्ट ऊपर हमें मिलते हैं थोड़े से, जिसकी मात्रा थोड़ा कम रहती है, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल्स के जस्ट ऊपर रेड ब्लड सेल के अंदर ही हमें जो मिलने वाला था, और व्हाइट ब्लड सेल, इन दोनों के साथ ही तीसरा वाला जो पार्ट मिला अंत में, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, और वो है हमारा प्लेटलेट्स वाला पार्ट। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी का बच गया, जो सबसे ऊपर की तरफ आ गया था, जो उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें दिखाया था, वो ये था कि जो बाकी का जो लिक्विड फॉर्म में बच गया है ना, ट्रांसपेरेंट टाइप का, वो सारा हमारा प्लाज्मा हो जाता है। ठीक है। बहुत सिंपल सी फॉर्म में हम लोगों ने समझा कि संगठन जो है ना, ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड का संगठन या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो उसमें यही चीज हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से, क्या कि सबसे ज्यादा मात्रा जो रहने वाली है वो है हमारी लगभग 45% तक हम लोगों के पास टोटल, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स, और वो जो पार्ट है हमारा वो है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट वाला। क्लियर। अब उसके बाद दूसरी वाले पार्ट में जो बचा हुआ था, उसके अंदर जो ऊपर की तरफ भाग रहा था सारा का सारा लिक्विड, वो था हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट। ठीक है। इस प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर लगभग इसको 55 से लगभग 55% के आसपास बचता है। वो हमारा लिक्विड फॉर्म हो गया किसका, प्लाज्मा का। और उस प्लाज्मा के अंदर उन्होंने बताया कि इस जितना भी प्लाज्मा बचा है, उसका भी 90% भाग हमारा लिक्विड फॉर्म में जल रहता है, पानी रहता है। हालांकि वो इतना ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता, वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन यानी कि गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है। तो गाढ़ापन होता है, और उसके साथ साथ बाकी का 9-10% जो बचा है पार्ट, है ना, वो उस सॉलिड उस लिक्विड पार्ट में भी ठोस की तरह काम करता है। ठीक है। ठोस की तरह, सॉलिड की तरह, जो 90% उसका लिक्विड फॉर्म जल बन गया, और बाकी का 10% जो बचा, वो हमारा जो बचा वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब सबसे ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म ही जब हवा के माध्यम से, हवा के बीच में वो आना शुरू कर देता है, तो जैसे ही हवा के बीच में आता है वो रिएक्शन करता चला जाता है, और वो जल सूखना शुरू कर देता है, और वो जो 10% था, वो 10% बाकी 90% से ज्यादा भारी होने लगता है, उसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। तभी तो हम लोगों को दिखाई देता है कि रक्त का थक्का बन गया, जो हम लोग बताते हैं कि ब्लड का वहां पे हो गया, रक्त का थक्का जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। जी। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे चोट लग गई यहाँ पर। ठीक है। कहीं पर भी चोट लग गया, कटिंग हो गया। अब कट होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप उसे हवा में छोड़ दीजिए, ऐसे पानी से धोना चाहे पानी से धो लीजिए, हवा में उसको ऐसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, विदाउट एनी मूवमेंट। उसके ऊपर नो मूवमेंट्स होने चाहिए। आप देखेंगे वहां पर थोड़ा टाइम के बाद जो आपका रक्त होगा, ब्लड होगा, बहना बंद हो जाएगा, है ना। वहां पर खून का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन अदर टर्म्स वी कैन से द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट होता है ना, कि वहां पर व्हाइट व्हाइट पूरा रेड ब्लड पूरा जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब वो यही वाले पार्ट से शुरू होती है, कि जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है,
वो धीरे धीरे 10% प्लाज्मा के अंदर 90% जो पानी है, 10% जो ठोस है, सॉलिड है, उससे वो ज्यादा हैवी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मेन पार्ट इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा। बाकी ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे और भी कुछ इसके अंदर पार्ट है, एक बार देखिए उस चीज को। तो आपके 2-3 प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला प्रश्न हो गया आप लोगों के पास, व्हाट इज ब्लड, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि ब्लड सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स एक बार उसी को हम हल्का सा पढ़ लेते हैं। उसके ऊपर जैसे एरिथ्रोसाइट्स है, यानी कि रक्ताणु। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये लंबी अस्थियों के दोनों सिरों पर मौजूद बोन मैरो जो होते हैं, वर्टिब्रास की बॉडीज में या स्टर्न या पैल्विक बोन्स की ट्यूब्रोसाइट्स में एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, इनकी सामान्य संख्या 5+ और 0.5+ माइनस, यहां से यहां तक मिलियन और क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, बोन मैरो में बनने तक 9 दिन लग जाते हैं। अब ये वाला जो पहला वाला आप लोगों ने पढ़ा वो था आपका एरिथ्रोसाइट, यानी कि कौन सा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। जिसने पढ़ा होगा भी या जिसने अभी हमारे साथ वीडियो देखा उसको कंफर्म हो गया होगा। जिसका माइंड थोड़ा सा भी इधर उधर भाग गया होगा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, देन सेकंड नंबर वाला है ल्यूकोसाइट और थर्ड वाला है थ्रोम्बोसाइट। तो जो आपका ब्लड सेल्स वाला अभी जो क्वेश्चन बना उसके अंदर ये 3 ही पार्ट आएंगे बस। ठीक है, यहां तक आप लोगों के प्रश्न बनेंगे। एक मैसेज आया है, हाँ देखो बिल्कुल कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था ह्यूमन एनाटॉमी वाला पार्ट थोड़ा सा टफ रहता है और थोड़ा सा हमें बोर भी करता है ना, एनाटॉमी वाला, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें शरीर के बारे में उसमें से पता चलता है। अब आ जाते हैं हम अपने इसके पार्ट के ऊपर। कल की क्लास, कल आप लोग जुड़े ना जुड़े है ना, और वैसे जुड़ना जरूरी है आप लोगों की कल की क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिकल है और चाइनीज एक्यूप्रेशर आगे बढ़ाया जाएगा आपका। कल की क्लास में चाइनीज एक्यूप्रेशर वाला पार्ट आगे बढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। आप लोग कल की क्लास में जरूर जुड़ना। ठीक है, आज जैसे हमने क्या किया कि आज भी 2 क्लास थी, कल भी 2 क्लास थी। सैटरडे संडे को आपकी 2 क्लासेस 7 से 8 या 8 से 9 तक 2 क्लास होते हैं। 1 घंटे के अंदर आपका ह्यूमन एनाटॉमी, दूसरे घंटे के अंदर आपका चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो आज हमने ह्यूमन एनाटॉमी ही पढ़ा दिया, कल हम चाइनीज एक्यूप्रेशर पढ़ा लेंगे। क्लियर? चले, तो अब आप लोगों से 2-3 प्रश्न भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। उससे पहले मैं एक बार ऑफिशियल सेशन कंप्लीट कर लेता हूं। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। चले, अभी ऑफिशियल सेशन